बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हम एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं और होपफुली आप लोगों ने उसको स्टडी किया होगा और उसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी शायद आपको फील हुई हो, लेकिन आपने कोई क्वेश्चंस नहीं किए कि उसको मैं डिस्कस कर सकूँ। आज जो हमारा जो है टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए, ऑलरेडी हम, अगर आपको याद हो कि हमने एज अ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स को जब डिफ़ाइन किया था तो उसके मेथड्स में जो हमने पहली बात की थी वो हमने बात की थी कि वो कलेक्शन ऑफ डेटा। और हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें यही चीज़ डिस्कस की कि जब भी हमारे पास कोई रिसर्च स्टेटमेंट होती है तो उसके लिए डेफिनेटली हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, कलेक्शन करनी पड़ती है। पहला स्टेप ही हमारा यही है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए, तो आप उनमें से कोई सा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या मिक्सचर ऑफ मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज और टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है। देखिए, जब ये चीज़ हमारे पास एक आ जाती है कि हमारे पास एक डेटा फॉर्म आ जाता है, डेटा की एक फॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाती है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने उस डेटा के साथ क्या करना है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं कुछ ऐसा कहूँ कि मैं अगर आपकी ही क्लास के एक टेस्ट ले लेता हूँ, एक पेपर बना के दे देता हूँ, तो डेफिनेटली आपके पेपर्स हमारे पास आ जाते हैं और मैं इसी तरह पहला स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा उसके पेपर मार्क करता हूँ और उसके बाद मैं उसको एक रॉ फॉर्म में उसको नोट कर लेता हूँ कि ये डेटा मेरे पास किस फॉर्म में आ गया। अब ये क्या हुआ कि ये एक मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो एक कलेक्शन फॉर्म में। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ कि मैं उनको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कैसे कैटेगराइज करूँगा, कैसे जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने 0 to 100 लिए हैं उनको मैं अगर किसी तरह तरतीब करना चाहूँ कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके ए ग्रेड हैं, बी ग्रेड हैं, सी ग्रेड हैं या फेल हैं, तो मुझे कोई ना कोई मेथड जो है वो प्रेजेंटेशन का करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का करना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं कि हम डेटा को किस तरह से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली टॉपिक हमारा आज ये है। हम यही बात हमने यहाँ डिस्कस की कि जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं उसके बाद हमारा काम है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन तो एक तो हमारे जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि एक होती है टेबल्स की फॉर्म में होती है, दूसरी प्रेजेंटेशन हम आमतौर पे जो है वो ग्राफ्स और डायग्राम की फॉर्म में भी करते हैं। ये चीज़ भी ऑलरेडी कॉमन लाइफ में आपके पास ये ऑब्जर्वेशन होगी। आप अगर और नहीं तो आपने डेफिनेटली क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, उसमें आप देखते हैं स्कोर कार्ड जो है, स्कोर कार्ड क्या होता है, टेबल वैल्यूज़ हैं, टेबलेशन है कि आप डिफरेंट जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनके स्कोर्स उसके अंदर होते हैं। फिर आपने देखा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी देखी होगी। सो हम देखते हैं कि हम किस तरह इन चीज़ों को करते हैं। सो क्या है हमारे पास ये क्लासिफिकेशन, हमारे पास क्या है, हम किसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन क्या है कि जब हमारे पास जो भी डेटा आता है, जब उसको हम एक प्रोसेस करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं उस रॉ डेटा की मुख्तलिफ ग्रुप्स और क्लासेस में अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़। हाँ, ये बात बुनियादी है कि उसकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब अगर आप देखें कि क्लासिफिकेशन हमारे पास किस तरह की जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है, उसमें अगर हम देखें तो पहली जो है वो आपके पास क्या है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम इस चीज़ को देखें कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या है तो आपके सामने आता है। देखिए, हमें इस नाम से ही इस बात से अंदाज़ा हो जाता है कि ज्योग्राफी एरिया बेस्ड, जब हम लोकेशन बेस करते हैं, किसी लोकेशन के ज़रिए करते हैं एरिया की बुनियाद के ऊपर। अब एरिया क्या है, वो क्या है, दैट बी अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक क्लास है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने डिस्कस की हुई है जिसमें मैंने एक टेबल की फॉर्म में आपको एरिया की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है कि सिटीज़ की बेस पे की गई है। हमने सिटीज़ को जो है वो एबटाबाद, मानसरा और लाहौर 3 सिटीज़ में कर दिया और फिर उनकी पॉपुलेशन को डिस्कस किया होगा। अब देखिए, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट
जो 50,000 हमारे पास 50 lakhs जो है हमारे पास जो आ रही है पॉपुलेशन, वो एबटाबाद की है, क्योंकि एबटाबाद की सिमिलरिटीज दैट कि वो एबटाबाद में रहने वाले लोग हैं। इसी तरह मानसरा में रहने वाले लोग, इसी तरह लाहौर में रहने वाले, उनमें ये सिमिलरिटी पाई जाती है। सो ऐसी क्लासिफिकेशन को जो हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरी हमारे पास है जिसको हम टेम्परल क्लासिफिकेशन कहेंगे। टेम्परल क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती है, जब हम टाइम की बुनियाद पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परल क्लासिफिकेशन। देखिए अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि ईयरली वीट प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। ईयर देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया कि 2010 है, 2011 का, 2012, 13 और 14 के जो हमने ईयर्स लिए हैं, और इन रीज में हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो वीट प्रोडक्शन है वो क्या है, हर साल के लिहाज से उसको क्लासीफाई किया गया है, टाइम के लिहाज से। इस तरह देखिए आपने देखा होगा एग्जांपल, अगर इसको हम डिस्कस करें कि जैसे कि हम आपका टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल एक्चुअली जो है वो टाइम क्लासिफिकेशन है। आपने इस चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास देखिए कि हम कैसे करते हैं। बाद दफ़ा आपने टाइम टेबल देखा होगा कि 1 घंटे के टाइम टेबल होते हैं, 1.5 घंटे के टाइम टेबल होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन है वो सभी ग्रुप के लिए सेम होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैंने यहाँ ईयर्स लिए हैं, तो मैंने 2010 का साल लिया, आगे मैं क्वार्टर नहीं ले सकता, मैं 2 साल नहीं ले सकता, मैं 3 नहीं ले सकता, हाँ मुझे हर साल का लेना है। इसी तरह देखिए अगर आप टाइम टेबल देखते हैं तो आपका टाइम टेबल 1 घंटे का होगा, हाँ 1 घंटे में ये क्लासेस होंगी, 9 से 10 है ये क्लासेस है, उनका टाइम ये टाइम टेबल है, टाइम क्लासिफिकेशन। अगर 1.5 घंटे की है तो 9 बजे से लेके आपका जो है 10:30 तक ये टाइम्स आपने बता दिए, इनमें यही लोग क्लासेस लेंगे, ठीक है, टाइम क्लासिफिकेशन। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब हम डेटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, किसी क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर। इसकी सबसे अगर ईजीएस्ट एग्जांपल मैं लूँ तो हम जेंडर क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे किसी भी क्लास के अंदर अगर हम देखें कि नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स, डेफिनेटली 2 कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं, ये क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी क्लासिफिकेशन हम करते हैं इसको। और इसी तरह अगर हम देखते हैं, यही चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि आप परफॉर्मेंस जो है उसको जब ग्रेड्स की बुनियाद पे हम करते हैं, ग्रेडिंग जब उनकी की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे किसी भी रिजल्ट ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स को हम करते हैं ग्रेड वाइज डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं ग्रेड वाइज कैसे होगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन या क्लास के अंदर क्या होगा कि कितने A+ हैं, कितने A हैं, कितने B हैं। अब ये क्या है, दैट बी ए परफॉर्मेंस, दैट बी ए क्वालिटी। हम देखते हैं कि A+ के 11 स्टूडेंट्स हैं, A के 20 हैं और B+ के 31 हैं। सो दैट बी ए क्लासिफिकेशन इज अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब आगे हम आते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, जिसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यहाँ कहेंगे। वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे जब डेटा को किसी भी मैग्नीट्यूड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की बुनियाद पे क्लासिफाइड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और इसमें जो हमारा जो मेन टॉपिक वो एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे, वो हमारी जो होगी वो क्या होगी, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। कि डेटा को जब हम मैग्नीट्यूड की बुनियाद के ऊपर जब उसको क्लासिफाई करते हैं। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली ये भी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर इसको करेंगे कि हम जब भी डेटा को अरेंज करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस और उनके सामने उनकी करस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसीज भी मौजूद होती हैं, तो इस टेबुलर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंशाल्लाह हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा और उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। डेफिनेटली आप लोग ऑलमोस्ट जो लोग साइंस पढ़ के आए हुए हैं उन्होंने डेफिनेटली फिज़िक्स के अंदर भी इस चीज़ को जो है वो ज़रूर जो है वो देखा होगा कि हमारे पास ये क्या चीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, डेफिनेटली आपने नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड की
ये बात होती है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पर सेकंड की बात होती है। मोस्टली जो है डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि यही चीज़ हम कर रहे होते हैं। यही एक्चुअली डेफिनेशन वही है। वो एक्चुअली क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन पर सेकंड। पर सेकंड क्या चीज़ है, पर मिनट क्या चीज़ है, पर आवर क्या चीज़ है, वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सेकंड के अंदर किसी चीज़ की भी फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा हुई है। इसको हम कहते द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर एन अकर एन अकर, कितनी दफ़ा एक इवेंट अकर हो रहा है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वो हमारे पास एक ग्रुप होता है। कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, अगर हम यहाँ भी लेते हैं हम कहते हैं द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। किसी भी ख़ास ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी तादाद को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में हम कहते हैं नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेल इन अ क्लास। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल फ्रीक्वेंसी अनदर ग्रुप, द सेकंड ग्रुप इज वी कैन से कि अगर वो ग्रुप जो है वो हमारे पास किस चीज़ का है, वो अगर फीमेल ग्रुप है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ग्रुप। होपफुली ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सीरीज़ जो हम डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सीरीज़ क्या होती है, जो कि डेटा के लिहाज से डेटा को जब हम अरेंज करते हैं तो उसको हमने अरेंज किस तरह से करना है। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के कुछ हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल्स को हमने फॉलो करना है। देखिए कि टाइप ऑफ दैट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी हम कब बना सकते हैं, पहली बात हम इसको डिस्कस करते हैं जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ का नाम देते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ की एग्जांपल ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत थोड़े हों। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 10-12 इंडिविजुअल्स हैं और उनके कुछ मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं लेकिन उनके अंदर रिपीटेशन भी नहीं, इंडिविजुअल हर एक के अलग अलग मार्क्स हैं, उनमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाने के लिए। हम क्या कहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाते ऐसे केसेस में। दूसरा जो हमारे पास इसका जब हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज़ हम कहेंगे, उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अच्छा ये FRQ डाल के मैंने ऊपर डबल कॉमा डाला हुआ, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज़ ज़रा आपने जहन में रखनी है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि कब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अच्छा एक बात आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल का किया था वहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अगर जहन में ये आता है कि अगर वेरिएबल हमारा डिस्क्रीट होगा तो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ऐसा नहीं। वेरिएबल चाहे डिस्क्रीट हो, वेरिएबल चाहे कंटिन्यूस हो, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल की ये दो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चाहे इन दोनों में से कोई सा भी वेरिएबल हमारे पास हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से बन सकती है। अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल है तब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती है। अगर वो कंटिन्यूस वेरिएबल है जो हमारा ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो कंटिन्यूस है तो तब भी हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ये अपने दोनों कंसेप्ट को बिल्कुल दोनों डिफरेंट रखना है। अब हम देखते हैं कि कब हमारे पास जो है कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो मौजूद हैं तो हमने जो प्रेफर करना है वो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का करना है। देखिए फॉर एग्जांपल हमने सबसे ज़्यादा जो है वो एक तो बात जो कह रहा है कि जब डेटा बहुत लार्ज हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं तो तब हम ये कर रहे होते हैं। उसके लिए पहला स्टेप जो हमने करना है वो रेंज को फाइंड करना है। रेंज क्या चीज़ होती है, हमने लिखा हुआ यहाँ रेंज क्या है, यहाँ XL माइनस XS है और समटाइम यहाँ पे XM और X0 भी यूज़ हो सकता है। XL या XM क्या होगी, दैट बी अ लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट। जो डेटा सेट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको XM या XL से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन X0 या XS की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट होगी। अच्छा अब जब इसका आंसर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अगर 10 या उससे लेस आ जाए, 10, 9.9, 8, 7, तो फिर जो हमने प्रेफर करना है बाय रूल जो हमने फॉलो करना है वो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करना है। ये यहाँ पे जो हमारे लिए जो जर्नल रूल इसके लिए हमने किया है वो क्या है
कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कब बन सकती है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका थोड़ा सा जो प्रोसीजर है कि उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर क्या होगा जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास वो कुछ स्टेप्स हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं कि वो स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने एक कॉलम बनाना है। एक कॉलम हम बनाएंगे, आगे हम इसको मैं आपको बना वो एक कॉलम भी दिखाऊंगा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की बनती है। पहली बात हमने क्या करनी है, एक कॉलम बनाना है जिसमें हमने ग्रुपिंग कैसे करनी है कि जो गिवन अवेलेबल गिवन ऑब्जर्वेशन है जो हमने नोट किए हैं, जो कलेक्ट किए हैं, हमने जो पहला ग्रुप करना है वो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। चाहे वो 10 दफ़ा रिपीट हो, उसको लिखना है कि दफ़ा वंस एट वंस। और दूसरा ग्रुप उससे बड़ी वैल्यू, तीसरा ग्रुप उससे बड़ी वैल्यू, चौथा ग्रुप उससे वैल्यू। हाँ, एक चीज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है और उससे अगली बड़ी वैल्यू 15 है तो 11, 12, 13, 14 को लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने नेक्स्ट वेरिएबल लार्जर वैल्यू लिखनी है। अगर 15 के बाद 21 है तो हमने नेक्स्ट ग्रुप 21 का बनाना है। ये चीज़ आप लेना। दूसरा हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो टैली बार कॉलम, उसका कॉलम हेडिंग जो होगी वो टैली बार होगा। वो मैं आपको इंशाल्लाह जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह समझ आ लेंगे। तीसरा कॉलम जो होता है उसकी हेडिंग जो होती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। फ्रीक्वेंसी कॉलम कैसे आता है वो हम टैली बार कॉलम को ऐड करके कर लेते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं जो हम इंशाल्लाह वहाँ पे करेंगे। ये बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आपको जब हम इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हम जब वहाँ करें तो इन स्टेप्स को हमने जो है वो थोड़ा सा ज़हन नशीन करना है। अगला जो हमारे पास आ रहा है कि हम देखते हैं कि बाय रूल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कब बनानी है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अगेन ये भी हम देखते हैं कि हमारे पास कब आती है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज एंड रिपीटेड हो। ये बात तो डेफिनेटली दोनों हैं, लेकिन जो रेंज है, जो हमने रेंज निकालनी है, यहाँ मैंने थोड़ा XM और XL और XS को भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ। सो जो रेंज निकालते हैं अगर उस रेंज का डिफरेंस अगर ग्रेटर दैन 10 होगा तो देन बाय रूल जो है हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। और यहाँ पे भी ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, बल्कि अगर वेरिएबल डिस्क्रीट भी है तो तब भी हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, और अगर कंटिन्यूस है तो भी हम बना सकते हैं। ये दोनों केसेस हैं, इसको ज़रा आपने जहन में रखना है। अब इसके भी कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं इसके प्रोसीजर के, उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास वो क्या हैं। तो इसमें देखिए कि मेन स्टेप में क्या है कि यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ एक चीज़ आ रही है कि हमने सबसे पहले जो है डिसाइड करना है कि हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होने चाहिए यहाँ। हालांकि डिस्क्रीट के अंदर ये चीज़ नहीं है। डिस्क्रीट का ये है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपने स्टार्ट करना है और लार्जेस्ट वैल्यू पे एंड करना है, जबकि यहाँ जो है वो हमने कैलकुलेटर को यूज़ करके एक फार्मूला यहाँ लिखा हुआ कि इज इक्वल टू 1 + 3.3 log ऑफ n। ये n क्या है? n इज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट। जो भी डेटा सेट होगा उसमें जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये फंक्शन कैलकुलेटर पे है। इंशाल्लाह जब मैं ये क्वेश्चंस को करवाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कैलकुलेटर के ज़रिए आपको इन चीज़ों को मैं ज़रूर गाइड करूंगा इंशाल्लाह कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि ये नंबर ऑफ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो स्टेप्स है वो क्या है, हमें कि क्लास इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। हमें जो डिटरमिन करना है वो क्या है, क्लास इंटरवल। आमतौर पे जो क्लास इंटरवल की जो नोटेशन है वो h और i, ये दो नोटेशंस जो हैं वो यूज़ होंगे। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, h जो है इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय k। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स h के लिए नेसेसरी है कि हमारे पास रेंज और k की वैल्यू का होना ज़रूरी है, तो तब हम i को कैलकुलेट करते हैं। इसमें इंशाल्लाह और भी कुछ फर्दर चीज़ें आएंगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। जैसे ये चीज़ें आती रहेंगी मैं इसको और भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो उसके बाद जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है, थर्ड जो है वो क्या है कि हमने जो फर्स्ट ग्रुप है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। वो हमारा जो है स्मॉलेस्ट जो लोअर, यहाँ पे देखिए लोअर और अपर वैल्यू की एक बात होगी, वो आगे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा। लोअर लिमिट जो ऑफ फर्स्ट ग्रुप जो होती है
उस आमतौर पे हमने जो लेनी है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट जो होगी उसको हम लेंगे। लेकिन मोस्टली ऐसा भी आप इंशाल्लाह कहीं पे बुक्स में देखेंगे, नेट पे देख लेंगे, मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आमतौर पे कुछ जो इंटरवल है वो 0, 5, 10 की फॉर्म में होते हैं जिनसे हम स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू इनको रखी जाती है, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने चौथा जो इस चीज़ को करना है कि जो रिमेनिंग ग्रुप है वो हमने क्या करना है कि जो हमने h की वैल्यू की थी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू में हमने ऐड करके नेक्स्ट ग्रुप की स्मॉलेस्ट वैल्यू आएंगी, उस दूसरे में फिर ऐड करेंगे, तीसरा ग्रुप बनेगा, तीसरे में करेंगे तो चौथा बनेगा, वो इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकली करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली हमने यहाँ पे भी करना है कि ग्रुप कॉलम के बाद हमारे पास जो कॉलम आता है वो टेलीबार का कॉलम है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कैसे। और फिर हमने साथ उसके जो है तीसरा कॉलम जो बनाना है वो कॉलम किस चीज़ का होगा, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ जो है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक चीज़ आ रही है, ये क्या है, देखिए जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कलेक्शन हमारे पास आ जाएंगे तो ये जो दो मैंने यहाँ पे एक टेबल आपके सामने शो किया हुआ है कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये कुछ इस तरह बनेगा। लेट मी से दैट कि ये मार्क्स ऑफ BS स्टूडेंट है आउट ऑफ 20 का हमने टेस्ट लिया, जो हमने मार्क्स आ गए कुछ हमारे पास रॉ फॉर्म में मौजूद होंगे। तो हमने ग्रुप्स क्या किए, देखिए ये ग्रुप का कॉलम पहला कॉलम है जिसकी हमने बात की थी। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है कि जो डेटा मेरे पास मौजूद था आया 20 में से जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 5 थी। तो मैंने पहला ग्रुप किया 5 से, उसके बाद 6, 7 मार्क्स किसी ने नहीं लिए। अगले जो हमारे पास मार्क्स था इससे ज़्यादा वो 8 थे, मैंने 8 की बात कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद हम अगर जाते हैं आगे तो फिर ना देखिए मेरे पास 9 मार्क्स अवेलेबल था और ना मेरे पास 10 था, मार्क्स जो थे वो 10.5 थे, तो मुझे वो ग्रुप लेना पड़ा उससे बड़ा। अगला देखें 12 है, तो अगला देखें 7। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात जो है ना वो मैं कर्सर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए कि ये जो मैंने ये जो बात कर रहा हूँ ये 5, क्योंकि ये 5 एक स्पेसिफिक नंबर है, इंडिविजुअल नंबर, क्यों उसको कह रहा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये एक ग्रुप एक स्पेसिफिक नंबर को जाहिर कर रहा है, इसलिए इसको हम डिस्क्रीट ग्रुप कहते हैं। 8 डिस्क्रीट नंबर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट शामिल होंगे जिनके 8 मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डिस्क्रीट नंबर नहीं है, ये तो एक डेसिमल नंबर है 10.5, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि 10.5 जो है वो एक इंडिविजुअल नंबर है। मीन्स देखिए कि 5 के बाद अगला ग्रुप जो है वो 8 है, जंपिंग वैल्यू है, उसके बाद 10.5 है, नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट नंबर है जो अवेलेबल नंबर है। उसके बाद देखिए हमारे पास 12 है एंड 17 है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप एक इंडिविजुअल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ये करते हैं, हमने उस डेटा के अंदर से देखते हैं कि ये 4 वैल्यूज़ हैं, ये एक बार एक नंबर को एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये पहला बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्टूडेंट जिसके 5 मार्क्स एक बार लग गया, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट और चौथा स्टूडेंट। इसी तरह ये देखिए नीचे अगर देखें 8 के सामने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और इन चारों को क्रॉस किया गया। इस क्रॉस का मतलब ये है कि 4 वैल्यू के बाद जो 5वीं वैल्यू हमारे पास अगर करेगी तो वो हम क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब है एक ग्रुप ऑफ 5 है और आगे ये छठा एक और नंबर भी आ रहा है। इसी तरह देखिए ये नंबर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के हैं, ये नंबर 3 के। अब देखिए यहाँ मैंने 2 किए, इसका मतलब ये जो ग्रुप है 5 का ये और 5 का ये। अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ कितने, यहाँ काउंट कीजिए, ये 4 बार्स हैं, इसके सामने 4 लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ क्या है, एक ये जो क्रॉस वैल्यू है ये 5 और एक ये हो गया 6, ये आगे। इसी तरह ये 2 हैं, ये आगे। देखिए नंबर ऑफ 3 है, यहाँ देखिए 5 और 5 10 के 2 कॉलम्स हैं, 2 आपके पास ग्रुप्स हैं, तो ये 10 फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन इंशाल्लाह ये हम जो है प्रैक्टिकली इसको एक न्यूमेरिकली हमारा न्यूमेरिकल होगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान होता है, इसको आप करते हैं। अब देखिए एग्जांपल जो हम इसके बाद जो एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कौन से वाला है, वो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो हमारे पास कैसा होगा। अब देखिए इस टेबल को या इस जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कंटिन्यूस
क्यों कहा जा रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन है कि कंटिन्यूस टेबल कैसा होगा। अब देखिए यहाँ जो मार्क्स हैं, देखिए वहाँ ऊपर मैंने जो डिस्क्रीट में ग्रुप हेडिंग ग्रुप्स लिख लिया, वो जनरल नेम है, जबकि मार्क्स जो है, मार्क्स क्या है, वो ओरिजिनल वेरिएबल। यहाँ पे भी आप ग्रुप्स लिख सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, यहाँ के हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन देखिए एक पहला ग्रुप जो है वो है 38 से 47। ये हम देखते हैं कि लेट वी से दैट द मार्क्स ऑफ BA स्टूडेंट आउट ऑफ 150, 150 में से कुछ मार्क्स हमारे पास आ गए, तो इसमें जो सबसे कम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 38। तो हम जो ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं वो 38 है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने नहीं की, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए किया कि लेट वो हम वो प्रोसीजर K का और I का निकालेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 20 बनता है। देखिए अगर हम 10 का यहाँ पे थोड़ी सी शायद मुझसे गलती हो गई है, मैंने 38 के बाद जो है वो 48 लिख दिया है। एक्चुअली यहाँ पे 58 होना चाहिए था। थोड़ा सा इस चीज़ को, चलें इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कर लें इस बात को, लेकिन इनके अंदर 20-20 का होना चाहिए। पहला जो है 38 है तो अगला जो है वो 58 होना चाहिए, फिर 78 होना चाहिए, और फिर जो है वो 98 होना चाहिए, और फिर 98 और 118 होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ मुझसे गलती होगी, लेकिन इस चीज़ को हम इंशाल्लाह उसमें क्लियर कर लेंगे। ये इंटरवल 20-20 का था तो वो हमने रख दिया, ऐसा है। लेकिन आप यहाँ पे समझने वाली चीज़ है वो यही है कि ये दो टेबल्स में जो ऊपर वाला टेबल था वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल था, और नीचे वाला था जो है वो कंटिन्यूस है। इंशाल्लाह अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा वो फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर भी आप यहाँ पे इसको पढ़िए, इसको सुनिए। अगर इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में आप कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी, मैं ये LMS पे भी अपलोड करूँगा, और साथ ही मैं आपको इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीज़ शेयर कर दूँगा। तो जो भी क्वेश्चन हो, जितनी आसानी हो सकती है वो हम आपके लिए करेंगे। इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अच्छी तरह करें, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने वक्त देना है, आपने क्वेश्चंस करने हैं, आप मोटिवेट होंगे तो हमें करेंगे। जितना आप हमें क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करेंगे, चीज़ें पूछेंगे, हम ज़्यादा बूस्ट होंगे कि आपको पढ़ाने में और मज़ा आएगा। कोशिश हम ये करते हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, शायद वो चीज़ें जो आप क्वेश्चन मुझे फ़ेस टू फेस कर सकते हैं शायद अब नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जितना आसान करके आपके सामने ये कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इंशाल्लाह मैं उनके जवाब आपको इंशाल्लाह दूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।